हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर के लेसन में सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस जिसको कि हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। वाक्य अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं या कहीं कोई स्पीच दे रहे हैं तो वाक्य की शुद्धता बहुत मायने रखती है। तो आज हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या है एवं सेंटेंस के कितने भेद हैं। तो आइए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हुए ये जानते हैं कि सेंटेंस क्या है एवं उसके कितने भेद हैं। सेंटेंस या वाक्य जो बनता है वो मुख्यतः शब्द से बनता है। शब्द के अलावा सेंटेंस में फ्रेज रहते हैं, क्लॉज रहते हैं। वर्ड, फ्रेज और क्लॉज मिलके मुख्यतः सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ड किसे कहते हैं। What is a word? A word is a group of alphabets showing an image of an object, action, emotion or state. या हिंदी में कहें तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये सार्थक समूह क्या है? सब सार्थक समूह वैसे वर्णों के समूह को कहते हैं जिनका कुछ अर्थ हो। ये नहीं कि हम कोई भी वर्ण का समूह बना लें। जैसे इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं ABDB, तो ABDB अगर बोलते हैं तो इससे कोई वर्ड बनता नहीं है, इसका कोई मीनिंग निकलता नहीं है, क्योंकि ऐसा इंग्लिश में कोई वर्ड है नहीं। तो इसको मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन हम नहीं कहेंगे और ये वर्ड नहीं है। वर्ड जैसे कि कोई इंगित करता है, कोई सार्थक इमेज हो कोई चीज़ का, या कोई एक्टिविटी हो, या कोई इमोशंस हो, या कोई स्टेट हो, कुछ भी हम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ भी आप कार्यकलाप करते हैं, कोई वस्तु देखते हैं, कहीं जाते हैं, कोई जानवर देखते हैं, तो सबका कुछ न कुछ नाम होता है और वो नाम हम वर्ड के द्वारा लिखते हैं। तो ये जब वर्ड बन जाते हैं इनका कुछ, जैसे कि हम बोलते हैं कुत्ता, तो कुत्ता जो है या डॉग है, DOG 3 अल्फ़ाबेट्स के मिलने से बना है। तो DOG जब 3 अल्फ़ाबेट्स से मिलने से बनेगा तभी डॉग होगा, है ना। और डॉग मने हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि DOG डॉग मने कुत्ता है। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं और उन्हीं शब्दों के से मिलने से सार्थक समूह को, उस शब्दों के, अब ध्यान देंगे, शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, वाक्य बोलते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बोलते हैं। A group of alphabets having some meaning is called a word, or a group of words having some meaning is called a sentence. इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम जानते हैं कि ये फ्रेज क्या है। Phrase is a group of 2 or more meaningfully grammatically linked words without a subject and a predicate. अब यहाँ पे ब्लैक कलर में हम देखते हैं कि देखिए एक सेंटेंस है, She bought some spinach when she went to the corner store. तो to the corner store ये क्या है, इस पे हम ध्यान देंगे। पहले वाक्य का जो लास्ट 4 शब्द हैं, टू द कॉर्नर स्टोर, इस पे ध्यान देंगे तो हमको फ्रेज समझ में आ जाएगा। फ्रेज है कि इसका कुछ मीनिंग होता है, लेकिन इसका कोई अपना सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होता है। अब आप पूछेंगे सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट या हिंदी में उसको बोलते हैं कर्ता, और सब्जेक्ट के अलावा जो भी वाक्य में होता है उसको प्रेडिकेट हम बोलते हैं, काम करने वाले को। जैसे कि इस वाक्य में पहला वाला वाक्य में सी है, तो करता है।
तो यहाँ पे अगर हम टू द कॉर्नर स्टोर बोलते हैं तो इसका मतलब है कॉर्नर स्टोर की ओर, कॉर्नर स्टोर की ओर। अब इसका तो कुछ मतलब तो निकलता है, लेकिन इसका ये टू द कॉर्नर स्टोर का ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई अपना प्रेडिकेट है, लेकिन इसका कुछ मतलब होता है और ये वाक्य का अंश है। तो ऐसे शब्दों के समूहों को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज एक बार फिर से देख लेते हैं। A phrase is a group of two or more meaningfully grammatically linked words without a subject and a predicate. Group of two or more meaningfully grammatically linked words. ग्रामेटिकली लिंक्ड सही होना चाहिए, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा हो और इसका कोई मतलब नहीं होता, वो फ्रेज नहीं होगा। सेकेंड सेंटेंस में उसी तरह है, लाइटनिंग फ्लैश्ड ब्राइटली इन द नाइट। तो इन द स्काई, नाइट स्काई, सॉरी, ये फ्रेज है इसमें। उसी तरह से थर्ड सेंटेंस में हम देखते हैं, दे हर्ड हाई पिच्ड क्राइज इन द मिडिल ऑफ द नाइट। तो हाई पिच्ड क्राइज इसमें फ्रेज है। और चौथे नंबर के वाक्य में देखिए, इन अर्ली अक्टूबर Gisley planted 20 tulip bulbs. Unfortunately, squirrels ate the bulbs and none bloomed. तो planted 20 tulip bulbs, ये फ्रेज है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो ये है क्लॉज। क्लॉज बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है वाक्य का। तो क्लॉज और फ्रेज में ये अंतर होता है कि क्लॉज भी वाक्य का भाग होता है, लेकिन क्लॉज का अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है किसी वाक्य का भाग होने के बावजूद, इसीलिए इसको क्लॉज बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं यहाँ पे, क्लॉज इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रामेटिकली रिलेटेड वर्ड्स इंक्लूडिंग अ प्रेडिकेट एंड अ सब्जेक्ट, है ना। समटाइम द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड, छिपा हुआ रहता है। Clauses are the building blocks of a sentence. Every sentence consists of one or more clauses. एक या एक से ज्यादा clauses रहते हैं। अब यहाँ पे हम उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे she bought some spinach when she went to the corner store. उसी तरह का पहले वाला का वो तरह का वाक्य, लेकिन देखिए ये जो ब्लैक कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है, she went to द कॉर्नर स्टोर, यहाँ पे सी जो है ये सब्जेक्ट है, वेंट टू द कॉर्नर स्टोर प्रेडिकेट है, और ये दोनों क्या है, एक बड़े वाक्य का भाग है। सी बॉट सम स्पाइनच व्हेन सी वेंट टू द कॉर्नर स्टोर। तो ये इसको क्लॉज इसीलिए बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, लाइटनिंग फ्लैश्ड ब्राइटली इन द नाइट स्काई। फ्लैश्ड ब्राइटली, फ्लैश्ड जो है ये लाइटनिंग सब्जेक्ट है, फ्लैश्ड ब्राइटली प्रेडिकेट है, और ये एक बड़े वाक्य का भाग है। उसके बाद देखिए, दे हर्ड हाई पिच्ड क्राइज। हाई पिच्ड क्राइज पूरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है इनका। उसी तरह स्क्वेरल्स एट द बल्ब्स एंड नन ब्लूम्ड, स्क्वेरल सब्जेक्ट है और एट द बल्ब्स एंड नन ब्लूम्ड प्रेडिकेट है। तो क्लॉज क्या है? क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस का भाग है, ये कोई बड़ा सेंटेंस का पार्ट होते हैं, लेकिन इनका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। जबकि क्लॉज, ये फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इनका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट नहीं होता है। ये भी फ्रेज भी वाक्य के ही भाग होते हैं। तो ये क्लॉज और फ्रेज हमने जान लिया, वर्ड जान लिया। अब हम जानते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी हम बता दिए हैं। A sentence is a meaningful arrangement of grammatically related phrases and clauses. ये थोड़ा सा कठिन भाषा में दिया हुआ है, लेकिन इतना जान लो कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स
तो ये शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य हम कहते हैं। साधारण भाषा में बोलें कि यहाँ पे मीनिंगफुल सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। यहाँ पे मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ ग्रामेटिकली रिलेटेड फ्रेज और क्लॉज। फ्रेजेस और क्लॉजेस दोनों मिले हुए रहते हैं, इनका कुछ मतलब होता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे सी बॉट सम स्पाइनेज व्हेन शी वेंट, पूरा का पूरा वाक्य है, सबका मीनिंग आ रहा है। अगर हम सी डिड नॉट, सी डिड ईट, सी डिड रीड, सी बिट फिट मिट कुछ भी बोलते हैं, तो इसका जैसे कोई भी वर्ड है, अगर कोई ऐसा शब्दों का समूह है जिसका कि कोई वाक्य नहीं आए, मीनिंग नहीं आए, तो वो वाक्य हम नहीं बोलेंगे। इसके बाद सेंटेंस, तो हम समझ जाते हैं सेंटेंस क्या है। अब हम जानते हैं सेंटेंस के टाइप कितने हैं। तो सेंटेंस के टाइप को दो तरह से बांटा गया है, एक मीनिंग बेस्ड है और दूसरा कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन बेस्ड यानी संरचना के आधार पे, और मीनिंग बेस्ड माने अर्थ के आधार पे। मीनिंग बेस्ड में डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और इम्पेरेटिव है। कंस्ट्रक्शन बेस्ड के आधार पे कौन कौन से वाक्य हैं? सिंपल वाक्य हैं, कंपाउंड वाक्य हैं और कॉम्प्लेक्स वाक्य हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन बेस्ड वाक्य के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सिंपल सेंटेंस हैज वन मेन क्लास। सीधा सीधे शब्दों में कहें तो एक साधारण वाक्य है। सिंपल हिंदी में भी बोलते हैं साधारण वाक्य, इसका वन सब्जेक्ट और वन वर्ब होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ये फ्रेजेस क्लॉजेस ये सारे नहीं रहते। साधारण वाक्य को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन सब्जेक्ट है, इज मॉर्टल वर्ब है, इसको प्रेडिकेट भी ये इज मॉर्टल प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं। एलिस इज ए ब्यूटीफुल गर्ल है, इसमें एलिश है, सब्जेक्ट इज वर्ब है, तो इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, लेकिन ये साधारण वाक्य है। आई हैव 2 किड्स, इस तरह के वाक्यों को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में आपको बता दूं, इसको बोला जाता है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य को ही इंग्लिश ग्रामर में हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मेन क्लॉजेस। इसमें 2 मेन क्लॉजेस होते हैं। और मेन क्लॉजेस, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए क्लॉजेस भी बहुत तरह के होते हैं। तो किस तरह के क्लॉजेस इसमें होते हैं? मेन क्लॉजेस, मेन माने मुख्य क्लॉजेस होते हैं। एक क्लॉजेस होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फॉर, नॉर, बट और येट और सेमीकोलन से ये दोनों जो क्लॉजेस हैं वो जुड़े रहते हैं। मेन क्लॉजेस प्राय वैसे क्लॉजेस को कहते हैं जो क्लॉजेस वाक्य में तो आते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ स्वतंत्र रूप से होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे हम बोलते हैं मिल्क स्मोक्स बट माइक स्मोक्स बट पीटर डजंट। ये जो नीचे एग्जाम्पल्स में वाक्य दिया हुआ है, माइक स्मोक्स बट पीटर डजंट। तो माइक वो स्मोक्स, अब पीटर डजंट। अब दोनों बट लगा कि बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और पीटर डजंट है। दोनों वाक्य अलग अलग तरह के, एक का मतलब एक क्लॉज का मीनिंग दूसरे पे निर्भर नहीं है। दोनों अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही क्लॉजेस को हम मेन क्लॉजेस बोलते हैं। तो इसीलिए ये माइक स्मोक्स बट पीटर डजंट आया। उसी तरह से एलिस, दूसरा वाक्य देखते हैं। एलिस रोट द लेटर्स एंड पीटर पोस्टेड देम। एलिस ने चिट्ठी लिखा और पीटर ने पोस्ट कर दिया। तो यह है कि दोनों का अर्थ एक, अगर हम बोलते हैं पीटर पोस्टेड
द लेटर, एलिस रोट द लेटर, तो दोनों का क्या हुआ कि अलग अलग स्वतंत्र वाक्य के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर अपने मीनिंग के लिए नहीं है, इन्हें ही मैन क्लॉज बोला जाता है। तो ये कंपाउंड कंजंक्शंस, ये कंपाउंड सेंटेंस उनको बोलते हैं जो जिसमें दो मेन क्लॉज होते हैं और उसको जो दो मेन क्लॉजेस को जोड़ा जाता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ता है। ये 2 पॉइंट इसमें याद रखने लायक बात है। अब हम आते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो कम्प्लेक्स मिश्रित वाक्य जिसको हिंदी में शायद बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, वन मेन क्लॉज और एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में पहले हमने सुना था और हमने जाना था कि किसको बोला जाता है। एक बार फिर जान लेते हैं। जैसे हम ये वाक्य के द्वारा इसको ज़्यादा अच्छा से हम समझ सकते हैं। देखिए पहला वाक्य है जैसे पैरेलल लाइंस नेवर मीट until you bend one of them। अब ग्रामर को समझने की जो प्रक्रिया है वो उदाहरणों के द्वारा अच्छी तरह से की जा सकती है। आप इसमें बहुत ज़्यादा नियम, बहुत ज़्यादा कानून पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि ये वाक्य है पैरेलल लाइंस नेवर मीट until you bend one of them। अब देखिए पैरेलल लाइंस नेवर मीट, ये एक स्वतंत्र वाक्य हो गया, लेकिन हम लिखते हैं you bend one of them। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका जो you bend one of them सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो पहले वाले वाक्य के अर्थ से जुड़ा हुआ है। सबऑर्डिनेट इसके अधीन है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा, सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब हमेशा मेन क्लॉज के अधीन में होता है, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज हम बोलते हैं। तो दो तरह के क्लॉज होते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस में, एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये क्या है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ये जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कन्वर्सन ऑफ सेंटेंसेस कैसे सिंपल टू कंपाउंड। ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन छोटे रूप में भी समझ लेते हैं, उसके बाद आगे के वीडियो में हम इसको विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक वाक्य है, देखिए माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी, आई डू नॉट वांट टू गो। ये अलग अलग सिंपल सेंटेंस है। अब इसको कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदला गया, देखिए माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू ए पार्टी बट आई डू नॉट वांट टू गो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट लगा दिया। बट ही क्यों लगाया? क्योंकि हम देखते हैं कि दो वाक्य है, इसमें कौन सा कंजंक्शन कौन सा अर्थ ये बता रहा है, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। आप जब भी कन्वर्सन करते हैं, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो प्रायः उसके मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। ये चीज़, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू पार्टी बट आई डू नॉट वांट टू गो। सिमिलरली कम्प्लेक्स सेंटेंस में हम ऑल्दो लगा दिए, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ले आए और एक मेन क्लॉज बना दिए, तो वो हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस ऑल्दो लगा के हो गया। जैसे ऑल्दो माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू पार्टी आई डू नॉट वांट टू गो। तो इस तरह से हम करते हैं। अब हम सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग बेस्ड, अर्थ के आधार पे बोलते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज्ड टू मेक सिंपल स्टेटमेंट्स, इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये कंफ्यूज नहीं करेंगे। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ये साधारण वाक्य हो गया, हिंदी में इसको साधारण वाक्य हो गया। और लास्ट में हम क्या है, इसमें फुल स्टॉप लगाते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस से तो हम लोग बच्चे से परिचित होते हैं। क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या, लास्ट में प्रश्नवाचक होता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो और ये दो तरह के प्राय होते हैं, एक जैसे आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, और एक WH से शुरू होने वाले शब्दों से, व्हाट, व्हेन, व्हाई। जैसे व्हाट इज योर नेम,
व्हाट इज योर फादर्स नेम, ये हो गया WH क्वेश्चंस। और ये एक हो गया जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, डू यू लव चॉकलेट, डू यू वांट टू गो टू पटना, मे आई कम इन, मे आई गो आउट। इस तरह के वाक्य को इंट्रोगेटिव वाक्य हम बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया हम इम्पेरेटिव वाक्य, जैसे कमांड हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, ये सारा जो हुआ ये इम्पेरेटिव वाक्य के अंदर में सबको कर दिया गया है। तो वाक्य का किसी से अनुनय विनय भी करते हैं, किसी को कमांड भी देते हैं, किसी को ऑर्डर भी देते हैं ना, सर ऑर्डर भी देते हैं। तो ये कमांड्स वाले वाक्य हो गए हैं। इट इज पंचुएटेड बाय फुल स्टॉप एंड द प्रोनाउन यू इज ऑलवेज इम्प्लाइड। जैसे आई हैव हेडेक, गेट मी सम चॉकलेट। गेट के पहले ये जो गेट मी सम चॉकलेट, ये है इम्पेरेटिव वाक्य, यू यहाँ पे छिपा हुआ है ना, तो इसको इम्पेरेटिव वाक्य बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी वाक्य में जिसमें हर्ष, विषाद, सुख, हैप्पीनेस, सॉरो, आश्चर्य इत्यादि का भाव व्यक्त हो, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें ये हिंदी का जैसे पूर्ण विराम देते हैं, और ये अंग्रेजी का फुल स्टॉप ऐसे लगा के इसका पंचुएशन मार्क्स है। ये देखिए, जैसे वो आई लाइक चॉकलेट, वो क्या हुआ, वो शब्द हो गया कि किसी को खुशी का भाव व्यक्त कर रहा है, तो ये वो के बाद हम एक्सक्लेमेटरी वाक्य लगा देते हैं। जैसे यानी तो हम बोलते व्हाट ब्यूटीफुल रोज, रोज के बाद हम लगाए एक्सक्लेमेटरी वाक्य, शुरू में भी लगता है, अंत में भी लगता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी आश्चर्यजनक जो हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से हमने आज जाना कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के बेसिक थिंग्स क्या हैं, और सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है, और किस आधार पे बांटा गया है। ये आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो हम लोगों का बहुत सारा एक्सरसाइज हो जाएगा, और फिर हम आगे इसके पे विस्तार से चर्चा